नमस्कार दोस्तों। स्टील वह धातु है जिससे किसी भी देश की विकास दर और आर्थिक संपन्नता का सूचक माना जाता है। सुई से लेकर गगनचुंबी इमारत, कार से लेकर जहाज, किचन से लेकर सर्जरी टेबल, प्रायः हर स्थान में स्टील किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। स्टील के ऐसे कौन से गुण हैं जिनके चलते ये इतना बहुउपयोगी बन जाता है? कैसे बनता है ये स्टील और कैसे स्टील हमारे मानव जीवन का इतना महत्वपूर्ण भाग बन गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टील बनता है आयरन यानी लोहे से। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्टील लोहे का एक अलॉय या मिश्र धातु है। इसलिए स्टील को समझने के लिए लोहे के इतिहास और इसके उत्पादन को समझना आवश्यक है। लोहा उन धातुओं में से एक है जिनका उपयोग मनुष्य ने सबसे पहले करना प्रारंभ किया, संभवतः आज से 5 या 6 हजार वर्ष पूर्व। लेकिन लोहे के साथ परेशानी यह है कि यह हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे साधारणतः जंग के रूप में जाना जाता है। लोहे का सबसे पुराना स्रोत मिस्र में प्राप्त उल्का या मीटियोर को माना जाता है, जिनसे लोहा धातु के रूप में प्राप्त किया गया, क्योंकि उल्का अंतरिक्ष से आते हैं जहां रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। इसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया था। धरती पर उपलब्ध लोहा, जो कि ऑक्साइड के रूप में होता है, उसे लोहे में परिवर्तित करना मानव के लिए उस काल में आसान नहीं था और यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे विकसित हुई। कई सभ्यताओं ने आयरन ऑक्साइड से लोहा बनाने की प्रक्रिया में सफलता पाई थी। इनमें से एक भारतीय सभ्यता है। अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयास या काले तांबे के नाम से संबोधित किया गया है। इसके साथ ही लोहे को ऐसा बनाना कि वह आसानी से हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे आसान नहीं था। इसलिए कई ऐसे स्तंभ जो प्राचीन काल में बने लेकिन आज तक जंग रहित हैं, वे विश्व के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्य और शोध का विषय हैं। भारत में कम से कम 2 ऐसे स्तंभ ज्ञात हैं। पहला है दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, जो 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। दूसरा है मध्य प्रदेश के धार में स्थित लौह स्तंभ, जिसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। दुर्भाग्यवश धार के लौह स्तंभ के 4 भाग हो चुके हैं, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए इसका जंग रहित होना अचरज का विषय अभी भी बना हुआ है। अधिकांश प्राचीन संस्कृतियों में लोहे बनाने की प्रक्रिया को रहस्य बनाकर रखा जाता था। इस तरह की प्रक्रिया में प्राप्त लोहे में कई तरह की अशुद्धियां होती थी, साथ ही कार्बन भी होता था। लोहे को गर्म रखकर बार बार पीट कर इससे अशुद्धियों और कार्बन को अलग किया जाता था। ऐसा करने पर विशुद्ध लोहा प्राप्त होता था, जिसे आधुनिक काल में रॉट आयरन कहा जाता है। इस रूप में लोहा नरम होता है और इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन इसकी हार्डनेस या सख्ती बहुत कम होती है। इसी के चलते इसकी उपयोगिता सीमित थी। लेकिन इसी समय काल में एक अति विशेष आविष्कार हुआ। लोहा बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये ज्ञात हुआ कि लोहे के साथ यदि कुछ मात्रा में कार्बन को मिश्रित किया जाए तो इससे लोहे की सख्ती या हार्डनेस बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को आधुनिक काल में कार्बोराइजेशन का नाम दिया गया। यह आविष्कार बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके चलते लोहे की उपयोगिता भी कहीं अधिक बढ़ गई और धीरे धीरे लोहे ने ब्रॉन्ज या कांस्य का स्थान लेना शुरू किया। इसके साथ लोहा मानो सिर्फ एक धातु न रहकर मिश्र धातु या अलॉय बन गया, जिसमें कार्बन की मात्रा को बदलकर उसके गुणों को बदला जा सकता था। कार्बोनाइजेशन की यह प्रक्रिया लोहे और मानव भविष्य के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन लोहा बनाने की ये सभी प्रक्रियाएं उस काल में सूक्ष्म स्तर पर होती थी, अर्थात इनसे बहुत अधिक मात्रा में लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता था। लोहे को प्राप्त करने की प्रक्रिया में संभवतः सबसे बड़ा बदलाव आया ब्लास्ट फर्नेस की विधि को अपनाने पर। ब्लास्ट फर्नेस एक विशाल फर्नेस या भट्टी होती है, जहां एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा प्रचुर मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कार्बन के साथ ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ओर यानी लोहे के अयस्क के साथ मिलकर लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण ऊपर से बाहर निकल जाती है, जबकि लोहा भट्टी के तले में पहुंच जाता है।
अयस्क के साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे कि रेत। इन्हें हटाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अशुद्धियों के साथ मिलकर स्लैग नामक परत बनाता है। ये स्लैग भी भट्टी के निचले भाग में पहुंच जाता है, लेकिन लोहे से हल्का होने के कारण ये लोहे के ऊपर तैरता है और एक छिद्र से इसे अलग किया जा सकता है। इसका उपयोग सीमेंट इत्यादि बनाने में किया जाता है। समय के साथ ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया और क्षमता दोनों में ही बड़े बदलाव हुए। दुनिया की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस साउथ कोरिया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर, आयतन या वॉल्यूम लगभग 6000 मीटर क्यूब है और जो लगभग 56 लाख टन लोहा प्रतिवर्ष उत्पन्न कर सकती है। इतना लोहा लगभग 5600 आईफिल टावर के बराबर होगा। यदि भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्थापित दुर्गा फर्नेस है, जिसका आयतन लगभग 4060 क्यूबिक मीटर और वार्षिक उत्पादन लगभग 45 लाख टन है। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस के साथ एक परेशानी जुड़ी है। चूंकि लोहे को बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान कुछ कार्बन लोहे में घुल जाता है और जो लोहा ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है उसमें लगभग 4% कार्बन होता है। इस 4% में से अधिकांश कार्बन को निकालकर बनता है स्टील। आगे बढ़ने से पहले स्टील और लोहे के बीच का फर्क जानते हैं। लोहे और स्टील के बीच का अंतर मूलतः उपस्थित कार्बन प्रतिशत से होता है। यदि लोहे में कार्बन की मात्रा 0.08% से कम हो तो इसे रॉट आयरन कहा जाता है, जो व्यवहारिक रूप से शुद्ध लोहा कहा जा सकता है। इसे आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है, लेकिन सख्त कम होने के कारण ये कम बल लगने पर भी आसानी से मुड़ जाता है और इसलिए इसकी उपयोगिता सीमित है। जहां पहले इसका उपयोग कील, द्वार, खिड़की इत्यादि बनाने में किया जाता था, इन उपयोगों में से अधिकांश अब स्टील से बनाए जाने लगे हैं। दूसरी तरफ यदि कार्बन का प्रतिशत 2 से अधिक होता है तो इसे कास्ट आयरन कहा जाता है। ये बहुत सख्त होता है, लेकिन साथ ही ब्रिटल यानी टूटने में आसान होता है। कास्ट आयरन का उपयोग औजार, पाइप के भाग और खेती के उपकरण बनाने में किया जाता है। इन दोनों प्रकारों के लोहों के बीच में आता है स्टील, जो कि अपने कार्बन प्रतिशत के चलते ढलने में आसान भी होता है और काफी हद तक सख्त भी। इसमें कार्बन के प्रतिशत को बदलकर इसकी सख्ती और नरमी को एडजस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें अलग अलग धातुओं को मिलाकर और भी कई प्रकार के विशिष्ट गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब यदि हम ब्लास्ट फर्नेस से निकले लोहे पर आए तो इतने अधिक कार्बन प्रतिशत के कारण उसकी उपयोगिता अधिक नहीं होती और उससे कार्बन को निकालकर स्टील बनाना आवश्यक हो जाता है। पहले इसके लिए लोहे को गर्म अवस्था में पीटकर उससे कार्बन और अन्य अशुद्धियों को निकाला जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और साथ ही काम करने वालों के लिए बहुत हानिकारक भी। और फिर सन 1856 में स्टील उद्योग में शायद सबसे बड़ा बदलाव आया। हेनरी बेसेमर नामक व्यक्ति ने एक नई तकनीक का आविष्कार किया, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस से निकले द्रव्य लोहे को विशाल बर्तन में रखकर उसके नीचे से हवा को पास किया जाता था। ऐसा करने पर हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और इस प्रकार कार्बन अलग हो जाता है और साथ ही कुछ अन्य अशुद्धियां भी, जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड बनाकर ऊपर एक परत बना देते हैं जिसे मलाई की तरह अलग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में और कम समय में आसानी से कार्बन को लोहे से अलग किया जा सकता था, लेकिन इसके साथ एक अलग परेशानी थी। ऐसा करने पर कार्बन लगभग पूरी तरह से अलग हो जाता है और जैसा कि हमने देखा, स्टील के अंदर आवश्यकता अनुसार कुछ कार्बन होना आवश्यक है। इसके अलावा जब हम हवा पास करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन लोहे के साथ घुल जाती है। इस प्रक्रिया के अब बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, जिनमें से एक है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। यहाँ हवा की जगह ऑक्सीजन पास की जाती है और नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से, और वो भी सुपरसोनिक गति से, यानी इस ऑक्सीजन की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इस प्रक्रिया के बाद जो ऑक्सीजन लोहे या स्टील में घुल जाती है उसे निकालने के लिए इसमें एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है और अलग किया जा सकता है और इस प्रकार हमें मिलता है स्टील। स्टील की अधिकांश उपयोगिता कार्बन स्टील के रूप में होती है। जैसे लो कार्बन स्टील का उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है, मीडियम कार्बन स्टील का उपयोग कंस्ट्रक्शन उद्योग में और रेलवे ट्रैक बनाने में किया जाता है। स्टील का उपयोग किस रूप में किया जाने वाला है
उसके अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। कटिंग के औजार बनाने के लिए स्टील में टंगस्टन इत्यादि पदार्थों को मिलाया जाता है। इसके अलावा विशेष स्थितियों के लिए विशिष्ट स्टील बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल या गैस पाइपलाइन के लिए, बॉयलर और रिएक्टर आदि के लिए, प्लेन के लैंडिंग गियर के लिए या कृत्रिम अंगों के लिए। अन्य तत्वों को मिलाकर तो स्टील से मनचाहे गुण प्राप्त किए ही जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक अन्य प्रक्रिया होती है जिससे कि स्टील के गुणों को और भी उच्चतर बनाया जा सकता है। ये प्रक्रिया है हीट ट्रीटमेंट। इसके अंतर्गत स्टील को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर उसे किस गति और किस वातावरण में ठंडा किया गया है उसके अनुसार पुनः स्टील के गुण प्रभावित होते हैं। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप अभी अपने आसपास नजर घुमाएं तो पाएंगे कि वस्तुतः हर जगह स्टील उपलब्ध है। इसका एक कारण है स्टील का बहुगुणी होना, लेकिन सिर्फ यही कारण काफी नहीं है विकास का पर्याय बनने के लिए, जो कि स्टील आज पूरी दुनिया में बन चुका है। तो क्या है अन्य कारण, आइए जानते हैं। जैसा कि हमने देखा, स्टील बनता है लोहे से और लोहा धरती की सतह पर उपलब्ध धातुओं में दूसरे नंबर पर है। इसका अर्थ है स्टील दुनिया भर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। यद्यपि लोहा ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त होता है, लेकिन इससे ऑक्सीजन अलग करना बहुत मुश्किल नहीं होता। जो भी सामग्री इसे ऑक्सीजन से अलग करने के लिए आवश्यक है, प्रचुर मात्रा में और उचित मूल्य में उपलब्ध है, जैसे कि कोयला, चूना इत्यादि। इन्हीं कारणों के चलते लोहे को अलग करना बहुत अधिक महंगा नहीं होता। यदि उदाहरण के लिए इसकी तुलना एल्यूमिनियम से की जाए, तो एल्यूमिनियम को अपने ऑक्साइड से अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह भी बिजली के रूप में, जिसके चलते एल्यूमिनियम बहुत महंगा होता है। जहां एल्यूमिनियम का मूल्य 210 रुपये प्रति किलो है, वहीं कंस्ट्रक्शन में उपयोग में लाए जाने वाला स्टील 60 रुपये प्रति किलो होता है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि एल्यूमिनियम और स्टील के घनत्व में बहुत अंतर है, लेकिन इस तुलना से हम उत्पादन मूल्य का अंतर समझ सकते हैं। अगला कारण है स्टील की रिसाइक्लेबल प्रकृति। किसी भी पूर्णतः उपयोग में लाई जा चुकी वस्तु के स्टील को पिघलाकर उससे पुनः नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसी के चलते स्टील को 100% रिसाइक्लेबल होने का दर्जा प्राप्त है। विश्व में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कबाड़ हो चुकी बिल्डिंग इत्यादि से स्टील को निकालकर उसे पिघलाकर पुनः उपयोग में लाने लायक बनाते हैं। दुनिया में बनने वाले कुल स्टील का लगभग 30% रिसाइकल से आता है, जिसे कि स्क्रैप स्टील भी कहा जाता है। यदि ऊर्जा आवश्यकता की तुलना करें तो चूंकि स्क्रैप उपयोग करने पर ऑक्साइड से लोहा और लोहे से स्टील नहीं बनाना होता, बल्कि सिर्फ स्टील को पिघलाना होता है, इसलिए ऊर्जा आवश्यकता लगभग 8वां हिस्सा ही होती है। इसके चलते पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी बहुत कम हो जाते हैं। आज विश्व की कुल ग्रीन हाउस गैसेस का लगभग 7 से 9% स्टील उद्योग से आता है। यदि अधिक से अधिक स्टील स्क्रैप से बनने लगे तो इसमें निश्चित ही बहुत कमी आएगी। अगला कारण है इकोनॉमी में स्टील का योगदान। चूंकि स्टील का उपयोग बहुत होता है, इसलिए इसका उत्पादन भी बहुत होता है। सन 2021 में कुल वैश्विक स्टील उत्पादन 190 करोड़ टन से भी अधिक था। तुलना के लिए एल्यूमिनियम का उत्पादन 6 करोड़ टन और तांबे यानी कॉपर का उत्पादन 2 करोड़ टन था। सिर्फ भारत में 2021 में 11 करोड़ टन स्टील का उत्पादन हुआ। चूंकि स्टील का उत्पादन किसी भी अन्य धातु की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए बहुत बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। अधिकांश स्टील संयंत्र इतने बड़े होते हैं कि उनकी अपनी एक विशाल टाउनशिप होती है। स्टील संयंत्रों से न सिर्फ प्रत्यक्ष बल्कि परोक्ष रूप से कई रोजगार मिलते हैं, जैसे कि स्टील बनाने के लिए लगने वाले कच्चे माल के संयंत्र में, कच्चे माल और स्टील के यातायात में, और इन सभी से जुड़े अन्य रोजमर्रा की जरूरतों वाले उद्योग और सेवाएं। एक अनुमान के अनुसार स्टील उद्योग से भारत में सीधे 6 लाख लोगों को, जबकि परोक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ये भारत की जीडीपी का 2% योगदान करता है। इन्हीं सभी कारणों से स्पष्ट है कि किसी भी देश के विकास में स्टील का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह स्पष्ट है कि बहुगुणी होने के कारण स्टील का महत्व अत्यधिक है, लेकिन ऐसे प्रयोग भी हैं जहां स्टील से श्रेष्ठतर पदार्थों को ढूंढा और उनका उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए प्लेन का लैंडिंग गियर, जिसके लिए टाइटेनियम का उपयोग अधिक उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि टाइटेनियम स्टील से महंगा तो है,
लेकिन भार की तुलना में उसकी मजबूती स्टील से कहीं अधिक है। दांतों में प्रयोग के लिए स्टील की अपेक्षा जिरकोनियम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह अधिक बायोकॉम्पैटिबल होता है और साथ ही मजबूत भी। इसी प्रकार कार की बॉडी के लिए कार्बन फाइबर का उपयोग शुरू हो चुका है। हालांकि कार्बन फाइबर का प्रदर्शन स्टील की अपेक्षा कितना श्रेष्ठतर है, यह संभवतः चर्चा का विषय है। आने वाले समय में इन पदार्थों की उपलब्धता, मूल्य और संभवतः पर्यावरण प्रभाव से यह स्पष्ट होगा कि ये स्टील की जगह ले पाते हैं या नहीं। लेकिन यदि ऐसा होता है, तब भी अपने अथाह उपयोगों के चलते स्टील आने वाले बहुत लंबे समय तक मानव जाति का विश्वसनीय साथी रहने वाला है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। विज्ञान जगत को धन्यवाद।